बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, उसके आंसर की बात करेंगे कि किस तरीके से आपको चीजों को करना है। और साथ ही साथ आपको ये बात पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको समझना एक बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से एक एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से समझाते जाऊंगा, आप बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। इससे पहले वाला चैप्टर ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके देख लो। ये वाला चैप्टर मैं करवाने वाला हूं और इसी तरीके से लगातार वीडियो आएगी तब तक जब तक कि आपके 7 चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए और S7 का सिलेबस ना पूरा हो जाए, तब तक ये लगातार वीडियो आएगी। चलिए भाई, करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमें ये बात पता है, पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। वहीं दूसरे चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता आ गया, वैदिक युग आ गया, है ना। तो वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें वेदों की रचना की गई थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई है उसे ही हम कहते हैं वैदिक सभ्यता, है ना। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? अशोक के बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, है ना। इसी चीज से रिलेटेड ये चैप्टर है। अब एक एक करके हम एक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कीजिए, वहां से आप लोग नोट्स लीजिए और चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, जेम्स प्रिंसेप कौन थे? भारतीय अभिलेख विज्ञान के विकास में उनका क्या योगदान था? अक्सर जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि ये थे कौन, मुझे तो नहीं पता, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चनों का आंसर आप ऐसे भी दे सकते हो कि कहीं ना कहीं वो पूरा तादविद होंगे ही होंगे, क्योंकि हिस्ट्री की बात हो रही है तो पूरा तादविद होंगे, चीजों की खोज किए ही होंगे। तो आप ऐसा भी करके आंसर दे सकते हो, लेकिन इसका जो सटीक आंसर होगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए जेम्स प्रिंसेप कौन थे? एक प्रकार के ब्रिटिश विद्वान थे। कौन से विद्वान थे? ब्रिटिश विद्वान थे, जो कि पुरातत्ववेत्ता का मतलब होता है पुरानी चीजों को खोजने वाले, है ना, ठीक है, उसको समझने वाले, है ना, उसका रिसर्च करने वाले। तो ये एक ब्रिटिश विद्वान थे, पुरातत्ववेत्ता भी थे और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भी थे। तो ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम बात करते हैं कि भारतीय अभिलेख विज्ञान के विकास में इनका क्या योगदान रहा है। तो इनका योगदान देखिए, सबसे पहले इन्होंने ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्टी लिपि का सफलतापूर्वक से पढ़ा और उसको समझने की कोशिश की। यानी कि जो अभिलेख होते हैं ना, जो लिपियां होती है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई पढ़ लेगा। अब हिंदी तो लिखा नहीं कि चलो विकास भैया भी पढ़ लेंगे, है ना, कि आप लोग भी पढ़ लोगे। अरे खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि को पढ़ वही सकता है जिसको उसके बारे में ज्ञान हो, उसके बारे में जो स्टडी कर रखा हो। तो यही चीज है, अभिलेखों के बारे में, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपियों के बारे में इन भाई साहब ने क्या किया था, इन्होंने सफलतापूर्वक उसको पढ़ा था और उसको समझा। यहां तक समझ में आ रही बात? चलिए भाई आगे बात करते हैं। उन्होंने सम्राट अशोक के शिलालेखों को पहली बार सही रूप से पढ़कर उसकी पहचान की। यानी कि अशोक के जो शिलालेख थे, शिलालेख का मतलब क्या हुआ? शिलालेख का मतलब ये हुआ कि जिसपे वही अभिलेख एक तरीके से समझो, जो कि शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर पे लिखे गए लेख को पढ़कर उसका सही पहचान किया। आगे, उनके कार्यों से प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में काफी मदद मिली भाई, है ना। उनके जो कार्य थे, इनके वजह से जो भारतीय इतिहास को समझने, यानी कि पुरानी चीजों को समझने में काफी बड़ी मदद मिली। साथ ही साथ 1837 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव थे। अब ये क्या है? ये भाई एक वैसा जगह है, ये समझो कि एक ऐसी संस्था है जो वैज्ञानिक संस्था है, जहां पर हिंदी, दर्शन, इतिहास, है ना, इन सभी चीजों का एक समझो कि एक केंद्र है, जहां पे इन सब चीजों के बारे में रिसर्च किया जाता है ना। उनके योगदान से भारतीय इतिहास, ठीक है, लेखक और अभिलेख विज्ञान का विकास शुरू हुआ। यानी कि इन्हीं की वजह से, इनकी योगदान की वजह से जो इतिहास लेखन की बात हो, चाहे अभिलेख विज्ञान की बात हो, इन सभी चीजों का विकास हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आई होप सो आपको दिक्कत नहीं होगी। जेम्स प्रिंसेप के बारे में हमने बात कर लिया कि एक प्रकार के विद्वान थे, पुरातत्ववेत्ता थे और साथ ही साथ
ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। इन्होंने ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि का सफलतापूर्वक पढ़ा था, समझा था, साथ ही साथ अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़कर उसका सही पहचान किया था। भारतीय इतिहास को समझने में काफी बड़ी मदद मिली है। 1837 में एशियाटिक, ठीक है, सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक सचिव थे और इनकी वजह से इतिहास लेखन में और अभिलेख विज्ञान में काफी विकास देखने को मिला है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमने समझ लिया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा और इसी के साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या भाई, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं और यानी कि कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। अब देखिए, जो भी चीज हम लिखते हैं कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से लिपि में लिखते हैं। जैसे हमारी कौन सी लिपि हो गई, देवनागरी लिपि हो गई, ऐसे इनकी भी तो लिपि है। तो इन लिपियों के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर ये कौन सी लिपि थी, कौन सी भाषा थी। तो अभिलेख, अशोक के अभिलेख किस भाषा तथा लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक के अभिलेख मुख्यतः प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। इनमें उपयोग की गई प्रमुख लिपियां थी। कौन कौन सी लिपियां थी, एक ब्राह्मी लिपि थी, एक खरोष्टी लिपि थी। कुछ अभिलेख जिसको आरामी, अब देखो कहोगे भैया यहाँ पे तो अरामाइक लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में इसको अरामाइक लिखा जाता है लेकिन हिंदी में इसको अरामी लिखा जाता है, ठीक है। कई जगहों पर अरामाइक भी लिखा जाता है, तो आप ये समझ सकते हो। कुछ अभिलेख अरामी और ग्रीक भाषा में लिखे गए थे, यानी कि मिलते हैं, जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में खासकर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के अभिलेख देखने को मिलते हैं। समझ में आ रही बात। चलिए आगे, दो क्वेश्चन हमने समझ लिया। तीसरा क्वेश्चन, पहले हम छोटे क्वेश्चनों की बात करेंगे फिर थोड़े से बड़े क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा कि सोने के सिक्के का सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा जारी किया गया था। यानी कि जो सोने का सिक्का है सर्वप्रथम कब और किसने जारी किए थे। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इस चीज को याद करके रखना कि सोने के सिक्के अगर मैं ऐसे ही बताऊं तो कुषाण शासकों ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और कब किया था, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। अगर आप चाहो तो नाम भी लिख सकते। सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम कुषाण शासक, जिसका नाम था वीन कैटफाइसिस, द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में जारी किया गया था। और आप शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहते तो बस इतना लिख देना, कुषाण शासकों ने यूज किया था, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। बस इतना लिख दिए, बात खत्म, आपको मिल जाएगा नंबर। समझ आ रही बात है। चलिए, आपने 3 क्वेश्चनों को कर लिया, 3 क्वेश्चनों को कर लिया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, अगले क्वेश्चन को समझते हैं ना। चलिए, बाकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है एक बार जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस तरीके से आप लोग स्टडी कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। बाकी देखो, विकास स्टडी पॉइंट के नोट्स जरूर यूज करना। मैं आपको कह रहा हूं कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ध्यान रखना है बात, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसी में से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, तो इस वजह से इसको पढ़ के रखना, ठीक है। अच्छा, कहोगे भैया क्या सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ये बात समझ के रखना। सारे भी आ सकते हैं, नहीं तो मोस्ट क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसको समझ के रखना कि किस तरीके से हमें करना है। देखिए, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि रटवा दिया, बता दिया कि यही पार्टिकुलर क्वेश्चन आएंगे, आप इसको कर लेना। अगर आप इसको करके जाते हो ना, तो समझो पूरा चैप्टर कवर करके जा रहे हो। समझ में आ रही बात है। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सारे चैप्टर, मतलब जो चैप्टर है ना, उसको इस तरीके से करके रखा गया है ताकि चैप्टर भी समझ में आ जाए और इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट भी समझ में, है ना। चलिए आगे समझते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसका नाम है हरिश्रेण कौन थे और उनका नाम प्रसिद्ध क्यों है। ये क्वेश्चन आता है, हरिश्रेण कौन थे। तो देखिए भाई, हरिश्रेण की बात करें तो हरिश्रेण गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे और मंत्री के रूप से जाने जाते हैं। वे संस्कृत में रचित प्रयाग प्रशस्ति, कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रयाग प्रशस्ति को लिखने वाले कौन थे, हरिश्रेण थे। तो क्या लिखा है, वे संस्कृत में रचित प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है, के लेखक के रूप से प्रसिद्ध थे। यानी कि हरिश्रेण जो थे प्रयाग प्रशस्ति के लेखक रूप में प्रसिद्ध थे, और जिसमें समुद्र गुप्त की विजयों तथा गुणों का वर्णन है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी कोई पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति में आखिर किस चीज का वर्णन किया गया है, इलाहाबाद स्तंभ में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो समुद्र गुप्त की विजयों तथा गुणों का वर्णन किया गया है। लिखा किसने, हरिश्रेण ने लिखा हुआ है। क्या लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। इसको इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। किसके बारे में लिखा गया, समुद्रगुप्त जो है, इनके विजयों तथा गुणों का व्याख्यान किया गया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब और किसने निकाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इस
इन दोनों प्राचीन लिपियों को पढ़ने तथा समझने में सफलता प्राप्त की थी। और देखिए एक चीज में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई जगहों पे 1838 भी लिखा रहता है, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ब्राह्मी लिपि का खोज इन्होंने कब किया था, 1837, और खरोष्टी लिपि की अगर मैं बात करूं तो 1838। तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं कि 37 में ब्राह्मी लिपि की खोज की थी, या फिर समझो ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था, और खरोष्टी लिपि का 1838 में निकाला था। यहां तक समझ में आ गई बात। तो क्या लिखा है, उन्होंने अशोक के अभिलेखों तथा प्राचीन सिक्कों का अध्ययन करके इसके अर्थ निकाले थे, जिससे भारतीय इतिहास को समझने में काफी बड़ी मदद मिली थी, और इसी वजह से कहते हैं। अच्छा, जो ये लिखा हुआ ना, ये कौन सी लिपि में लिखा है, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है ना। और जो विकास स्टडी पॉइंट का जो नोट्स है ना, उसमें मैंने किस चीज के बारे में दिया, वो ब्राह्मी लिपि के बारे में मैंने दिया है, ठीक है। अब दोनों तो लगा नहीं सकता था, इस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि खरोष्टी लिपि है, और ब्राह्मी लिपि आप नेट से निकाल के देख सकते हो कि किस तरीके की है। अदरवाइज आपको बस इतना समझना है कि 1837 में ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था, 1838 में खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। निकाला किसने था, जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था, ये बात समझ के रखना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं। अब आता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे सामने, और ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। क्या लिखा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तन का काल क्यों माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तन का काल हम क्यों कहते हैं, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम एक परिवर्तन का काल क्यों कहते हैं भाई, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तन का काल इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे पहले महाजनपदों का उदय होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया, महाजनपदों का उदय होना शुरू हो गया। जो प्रारंभिक राज्य थे उनका उदय होना शुरू हो गया। दूसरा है, लोहे के औजारों तथा हथियारों का व्यापक रूप से उपयोग होने लगा था। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगी थी, जिसकी वजह से अधिशेष उत्पन्न हुआ, यानी कि अगर देखा जाए तो धीरे 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 इतना प्रोडक्शन होने लगा था कि लोगों की स्थितियां बेहतर होने लगी थी। व्यापार में तेजी आई थी, और धातु के सिक्के का भी प्रचलन हुआ था, ठीक है। क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो व्यापार है ना, उसमें काफी तेजी आई थी, तथा धातु के सिक्के का प्रचलन होना शुरू हो गया था। धातु मतलब वही सोना चांदी, इस प्रकार के सिक्कों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जैसे नवीन जो दार्शनिक विचार है, वो भी धीरे धीरे सामने आने शुरू हो गए, उनके विचार भी सामने आने शुरू हो गए। सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात भी शुरू होने लगी, क्योंकि देखिए समय समय पर जो धर्म सुधारक लोग हैं, और वो समय समय पर आंदोलन करते रहे, तो इस प्रकार की भी चीजें शुरू हुई। शहरीकरण बढ़ा, और साथ ही साथ नगरों का विकास हुआ, यानी कि नगरों की स्थापना होने लगी, शहरों की स्थापना होने लगी। साथ ही साथ शिक्षकों, व्यापारियों, शिल्पकारों तथा साधुओं का जो प्रभाव है वो भी देखने को मिला। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इतने सारे परिवर्तन आए, जिसकी वजह से हम इसको हम क्या कह देते हैं, परिवर्तन का काल कह देते हैं। समझ आ रही बातें, इसको हम क्या कह देते हैं भाई, परिवर्तन का काल कर देते हैं। क्या क्या आया भाई, सबसे पहले हमने पढ़ा कि महाजनपदों का उदय होना शुरू हो गया, हथियारों में लोहे का यूज होना शुरू हो गया, कृषि उत्पादन बढ़ा, साथ ही साथ सिक्कों का विकास हुआ, व्यापार में तेजी आई, जैन धर्म बौद्ध धर्म आया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो धार्मिक सुधारक जो लोग हैं उनका उदय हुआ, शहरीकरण में बढ़ोतरी हुई, नगरों का विकास हुआ, शिक्षक, व्यापारी, शिल्पकारों का सुधारकों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा। तो ये समझ सकते हो कि ये इतने सारी चीजें हुई, जिसकी वजह से इसको हम परिवर्तन का काल कहते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन आपने समझ लिया, बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। मेगास्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था क्या है, मेगास्थनीज है ना, इनके अनुसार सेना व्यवस्था क्या थी। तो देखिए क्या लिखा है, मेगास्थनीज के अनुसार सेना व्यवस्था, उसने लिखा है कि मौर्य काल में सेना के संचालन के लिए एक मुख्य समिति बनाई जाती थी, यानी कि एक समिति बनाई जाती थी, और इस समिति की 6 उप समितियां बनाई जाती थी। कितनी बनाई जाती थी भाई, 6 उप समितियां बनाई जाती थी, जो कि इस तरीके से यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो क्या लिखा, एक समिति बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत 6 उप समितियां बनाई जाती थी, और प्रत्येक उप समिति सेना के एक विशेष विभाग को देखती थी। जैसे सबसे पहला है नौसेना संचालन, जिसको नेवी कहा जाता है, जैसे कि आज की डेट में आप समझते हो। यातायात तथा रसद व्यवस्था, इसमें किसकी बात होती है, इसमें सेना के खान पान की बात होती है, साथ ही साथ इसमें परिवहन की बात होती है, ठीक है। पैदल सैनिकों की बात यहाँ पे होती है, यानी कि पहला जो उप समिति था जो कि नौसेना संचालन को देखता था, दूसरा यातायात तथा रसद व्यवस्था को देखता था, तीसरा पैदल सैनिकों को देखता था, चौथा है अश्वारोहियों को देखता था, यानी कि जो घोड़े के द्वारा जाते थे लड़ने के लिए, उसको देखता था। इसके साथ साथ एक था जो रथों से जाता था लड़ने के लिए, उनको संचालन करता था, और एक हाथियों के द्वारा जो जाते थे लड़ने के लिए, उनका जो संचालन करते थे ये। तो यानी कि इन्होंने अपने सेनाओं को कैटेगराइज कर दिया था 6 हिस्सों में, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। तो मेगास्थनीज के अनुसार आप ये कह सकते हैं कि एक समिति की 6 उप समितियां बनाई गई थी, जिसका अलग अलग काम था, जिसका अलग अलग
अलग संचालन था। पहले का हो गया नौसेना संचालन, दूसरे का यातायात रसद संचालन, इसके बाद पैदल सैनिक, अश्वारोही, रथारोही तथा हाथियों के द्वारा जो संचालन करते थे ये। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग को अगर हो रही हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर आप लोग बताएं, ठीक है। बाकी पढ़ाई देखो करना जरूरी है। ऐसे मन में अगर नंबर लाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको बार बार स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उस चीज को करना है, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में किन नए नगरों का विकास हुआ और इन नगरों की विशेषताएं बताइए। कौन कौन से ऐसे नगर आए भाई और इनकी क्या क्या विशेषताएं। तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए नए नगरों का विकास हुआ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो महाजनपदों का विकास हुआ। 16 महाजनपदों का विकास हुआ। उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप नोट्स में हमारे चेक कर सकते हो, उसमें नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ मेन चीजों की बात हो रही है। आपसे पेपर में ये नहीं कहेगा कि 16 महाजनपदों के नाम लिखे, ऐसा नहीं बोलेगा, इसलिए मैं इसको लिखा भी नहीं हूँ, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो 16 महाजनपदों का उदय तो हुआ ही था, साथ ही साथ पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार तथा मथुरा ये कुछ ऐसे केंद्र थे जहां पर व्यापार वगैरह होता था, इसलिए इनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे पाटलिपुत्र अगर मैं बात करूं तो नदी मार्ग पर स्थित है, जो कि प्रशासनिक तथा व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पे प्रशासन का पूरा काम चलाया जाता था तथा व्यापार का काम चलाया जाता था। अगला उज्जैनी की बात करें तो भूतल मार्गों पे स्थित है, जहां पर व्यापार का एक संगम था, जहां से व्यापार होता था। पुहार की बात करें तो दक्षिण के साइड में है एक, जो कि समुद्र तट पर स्थित है, बंदरगाह था जहां पर व्यापारिक नगर था। मथुरा की बात करें तो व्यापारिक था तथा सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों का एक केंद्र हुआ करता था। तो ये चार ऐसी चीजें जो कि अच्छे अच्छे जगहों पे हैं और इनकी वजह से व्यापार में काफी इजाफा होता था, इस वजह से हम इनको यहाँ पे लेके आए। साथ ही साथ ये नगर व्यापार, प्रशासन तथा धार्मिक गतिविधियों के केंद्र थे और साथ ही साथ महाजनपदों से जुड़े हुए थे, क्योंकि 16 महाजनपदों का भी उदय हुआ था, जिसके अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं थी। और खासकर जो राजधानियां होती थी उनको किलों से घेर कर रखा जाता था ताकि कोई उस पर आक्रमण ना करे, क्योंकि राजधानी को सुरक्षित रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरा प्रशासन का कार्यभार तो वहीं से होता है ना, इस वजह से। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है धम्म क्या था और उससे के धम्म के मुख्य विशेषताएं बताइए कि अशोक का जो धम्म है वो क्या है और उसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। सबसे पहले क्या लिखा है आंसर, अशोक का जो धम्म है कोई विशेष धर्म नहीं है। कई बार धम्म को बच्चे धर्म भी समझ लेते हैं, तो आपको ये समझना है कि एक कोई प्रकार का धर्म नहीं है, बल्कि एक प्रकार का नियम है। एक प्रकार का क्या है, नियम है। तो क्या लिखा है, अशोक का धम्म कोई धर्म विशेष धर्म नहीं था, बल्कि यह एक प्रकार का नैतिक आचार संहिता थी, जिसका उद्देश्य सभी वर्गों में सद्भावना तथा नैतिक जीवन का बढ़ावा देना था, ठीक है। जिसमें मुख्य विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो देखिए, नैतिक सदाचारपूर्ण जीवन को जीना, यानी कि नैतिकता के साथ सबके साथ अच्छे से व्यवहार करो, सदाचारी बनकर रखो, सादा जीवन, उच्च विचार, इस प्रकार के चरित्र बना के रखो, इच्छाओं तथा भावनाओं पर नियंत्रण करो क्योंकि इच्छाएं हमें दुख देती हैं, विचारों तथा व्यवहारों को पवित्र करके रखो तथा शुद्ध बना के रखो, अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखो तथा सम्मान रखो। सहिष्णुता का मतलब एक तरीके से होता है रिस्पेक्ट रखना, सम्मान रखना। साथ ही साथ पशु हत्या से परहेज करना और सभी जीवों के प्रति करुणा भाव रखना। अगर आप दूसरे जीवों के प्रति करुणा भाव रखते हो तो सिंपल सी बात है कि भाई जब आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो दूसरा भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि परोपकार की भावना अपने मन में रखो, ऐसी बातें इसमें लिखी गई थी। सभी के प्रति उदारता तथा दयावान की भावना रखना, माता पिता, गुरुजनों तथा मित्रों तथा भिक्षुओं और सेवकों के प्रति उदार तथा सद्व्यवहार रखना, ये सब इसकी विशेषताएं थी। ये सब इसकी विशेषताएं थी। किसकी विशेषताएं थी, ये धम्म की विशेषताएं थी। यहीं पे एक और बात लिखिए, क्या अशोक ने धम्म प्रचार करने के लिए एक टीम डिसाइड की थी। एक क्या बनाया था, टीम। उस टीम को कहते हैं धम्म महामात, ठीक है। क्या बोलते हैं, धम्म महामात कहा जाता है। तो ये जो धम्म महामात था ये बेसिकली ये धम्म के प्रचार के लिए बनाया गया था, ताकि लोगों को बताया जा सके, धम्म के बारे में अवेयर किया जा सके। तो इसमें टोटली अगर देखा जाए तो ये वही बातें लिखी गई हैं जिसकी वजह से एक दूसरे के प्रति सम्मान आए, प्रेम आए, करुणा आए, ताकि लोग मिलकर यूनिटी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जहाँ पे हर एक दूसरे को सम्मान दे और सम्मान खुद पाए, सम्मान दूसरों को दे, है ना। इस प्रकार की चीजें। चलिए भाई यहाँ तक आई होप सो आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं शायद भूल गया, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, 10वां क्या लिखा है,
मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना, यानी कि जो मगध था वो शक्तिशाली जनपद क्यों था भाई, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो देखिए मगध के शक्तिशाली जनपद होने के पीछे कई सारे कारण थे। सबसे पहला बात करते हैं सामरिक स्थिति। सामरिक स्थिति का मतलब क्या होता है कि एक सुरक्षित वाले जगह पर, है ना। तो मगध गंगा और सोन नदियों के बीच होने की वजह से सुरक्षा था और साथ ही साथ परिवहन में सुविधा मिलती थी, है ना। एक सुरक्षित जगहों पर स्थापित था, इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा, यहाँ पर उपजाऊ भूमि थी, यानी कि कृषि अच्छा हो पाता था, आर्थिक समृद्धि अच्छी खासी थी। लोहे के खदान यहाँ पे थे, जहाँ पे लोहे अच्छे खासे पाए जाते थे, ठीक है, जिसकी वजह से हथियार तथा औजार बनाने में सहायता मिलती थी। तीसरा है जल मार्गों तथा व्यापारों की बात करते हैं, जहां पर नदियों के द्वारा व्यापार होता था तथा संपर्क के लिए उपयोगी होती थी, यानी कि जल मार्ग के पास स्थित था, व्यापार भी यहाँ पे अच्छा खासा हो पाता था। आगे राजधानियों की अगर मैं बात करूं तो राजगृह के बाद यहाँ पर पाटलिपुत्र जैसे सुरक्षित राजधानियां थी, जो कि रणनीतिक राजधानियां थी। यानी कि स्टार्टिंग में देखा जाए तो राजगाह राजधानी हुआ करता था, लेकिन आगे चल के पाटलिपुत्र राजधानी बना दिया गया, इस वजह से यहाँ पर रणनीतिक राजधानियां थी। आगे योग्य शासक की बात करें तो यहाँ पे जैसे बिंबिसार आ गए, अजात शत्रु आ गए, ठीक है, महापदम नंद जैसे शासकों ने मजबूत सेना का प्रशासनिक विकसित किया। और साथ ही साथ राजनीतिक नीति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विवाह संबंध युद्ध विजय से राज्यों का विस्तार हुआ, क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि राज्यों में क्या होता है, एक राजा अगर दूसरे राजा को हरा देता है तो अपने राज्य का विस्तृत कर लेता है, या फिर एक राजा अगर दूसरे राजा के बेटी से अगर शादी कर लेता तो ऐसे में दहेज के रूप में कई बार राज्य भी मिल जाता था। तो इसकी वजह से राज्यों का विस्तार होता चला गया था। तो इसी वजह से ये लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा है ना, ये वही लिखा है कि विवाह संबंध होने की वजह से तथा युद्ध विजय की होने की वजह से जो राज्य है उसमें विस्तार देखने को मिल जाता है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से जो मगध है वो शक्तिशाली जनपदों में से गिना जाता है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे स्थित था जहाँ पर व्यापार भी अच्छा खासा हो पाता था और इसके साथ साथ वहाँ पर उपजाऊ भूमि थी, लोहे के खदाने थे, हाथियों की बहुत ज्यादा उपलब्धता थी, जिसकी वजह से सेनाओं में इसका काफी उपयोग हो पाता था। साथ ही साथ जल मार्ग था, व्यापार की जगहों पे स्थित था, राजधानियां यहाँ पे सुरक्षित हुआ करती थी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली जनपदों में से एक था। ठीक है, चलिए भाई आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, क्या मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, कई बार क्वेश्चन आता है और मैं बच्चों को कहता हूं कि 4 चीजें आप लोग जरूर याद कीजिएगा। यहाँ पे हालांकि मैं 7 चीजें लिखवा रखा हूँ, लेकिन 4 चीजें कंपलसरी है। क्या? मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है, दूसरा विशाख दत्त की राक्षस मुद्रा, तीसरा कौटिल्य की अर्थशास्त्र और जैन धर्म बौद्ध धर्म का ग्रंथ, और बाकी के जो है वो चीज तो आपको लिखना ही है। ठीक है, तो क्या लिखा है? मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिलती है, जिसकी वजह से उस समय के राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक पहलुओं का पता चलता है। अब एक बात यहाँ पे समझिएगा कि किस तरीके से घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, इसके बारे में कौन कौन से स्रोत देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है ना। चलिए, तो क्या लिखा है? सबसे पहले मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज एक प्रकार का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहता था और इसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी, इसलिए हम इसको कहते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। तो क्या लिखा है? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लिखी, जिसमें मौर्य शासन, प्रशासन और समाज का बहुत ही सुंदर विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। अगला है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। यह ग्रंथ प्रशासन, अर्थशास्त्र, राजनीति तथा युद्ध नीति पर खास करके महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, क्योंकि कौटिल्य जो थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और इसके साथ साथ मंत्री के रूप में भी काम करते थे। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी जिसका नाम था कौटिल्य की अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र इनके पुस्तक का नाम था, जिसमें नीतियों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से हमें रहना चाहिए, किस तरीके से हम युद्ध जीत सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में। और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा ट्रेंड किया था। ठीक है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ठीक है, विशाख दत्त की जो नाटक थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। क्या लिखा है? मौर्य प्रशासन यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना, नंद वंश को किस तरीके से खत्म किया गया, इन सभी चीजों का एक वर्णन करता है। ठीक है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म अगर देखा जाए तो मौर्य शासकों विशेषकर अशोक के धार्मिक और सामाजिक योगदान का विवरण है कि किस तरीके से इन्होंने, अशोक ने धार्मिक तथा सामाजिक चीजों में किस तरीके से योगदान दिया है, इन सभी चीजों के बारे में बताना है। यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये जितने भी स्रोत हैं ये सब मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां देते हैं। अशोक के शिलालेख तथा स्तंभ अभिलेख, जिसमें पत्थरों तथा स्तंभों पर खुदे अभिलेख जो कि अशोक के धर्म तथा न्याय प्रियता के बारे में बताते हैं। देखिए, याद कीजिए मैंने क्या बताया था, जो धम्म है,
धम्म किसने लिखवाया था? अशोक ने लिखाया था। तो इसकी वजह से क्या मिलेगा? इसकी वजह से ये पता लगेगा ना कि अशोक ने किस तरीके से धर्म को फॉलो किया। न्यायप्रियता के बारे में क्या चीजें बताई हैं, इन सभी चीजों के बारे में देखने को मिलता है। मौर्यकालीन मूर्ति कला, स्थापत्य कला के बारे में भी चीजें देखने को मिलती है, जिसमें मौर्य साम्राज्य की कलात्मक जो प्रगति है किस तरीके से हुई, सामाजिक जो जीवन है, इन सभी चीजों का एक झलक देखने को मिलता है। कौन से? मौर्यकालीन मूर्ति तथा स्थापत्य कला को देखकर। साथ ही साथ विदेशी यात्रियों तथा इतिहासकारों के लेख, जैसे चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान के वृत्तांत जो देखने को मिलते हैं, मौर्य सम्राट का बौद्ध के बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि कुछ विदेशी यात्री भी उस समय आए थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में चीजें लिखी है तथा बौद्ध साम्राज्य के बारे में यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में चीजें लिखी है। तो हम ये समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से 7 स्रोत हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि कुछ 7 स्रोत हैं जिसके माध्यम से मौर्य साम्राज्य के बारे में समझ सकते हैं। मैगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, जैन धर्म बौद्ध धर्म का ग्रंथ, अशोक के शिलालेख यानी कि धर्म के बारे में कुछ चीजें लिखी गई है। मौर्यकालीन मूर्ति कला, स्थापत्य कला, किस किस तरीके से डिजाइनिंग और इस को यूज किया जाता था, और विदेशी यात्रियों तथा इतिहासकारों के लेख भी देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से हम समझ सकते हैं मौर्य साम्राज्य की ये सारी चीजें जानकारी के स्रोत में आती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन आया। यानी कि पहले जो खेती बाड़ी होती थी ना, उस खेती बाड़ी में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिले, है ना। परिवर्तन, तो देखिए भाई, परिवर्तनों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है, वर्णित काल में कृषि के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले, जो कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में काफी आवश्यक थे। जैसे क्या क्या चीज किया गया? पहला, शासकों द्वारा अधिक कर लगाने तथा राजकोष भरने की मांग के कारण किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा, जिसकी वजह से उपज के बढ़ाने के नए नए उपाय खोजने लगे। यानी कि अगर देखा जाए, मान लेते हैं खेती के लिए जमीन मिल गया किसानों को, और इस किसान इस पे काम करते थे, खेती करते थे। अब राजा को लगा कि नहीं भाई, इस पे मुझे ज्यादा टैक्स लेना है, उन्होंने टैक्स का रेट बढ़ा दिया। तो भाई किसान कहाँ से टैक्स देंगे? किसान तो यही सोचेंगे ना कि भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से मैं पैदावार ज्यादा कर पाऊँ, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में ज्यादा कर पाऊँ। तो इस वजह से उन्होंने नए नए तरीके ढूंढने शुरू किए किसानों ने। उसी के बारे में क्वेश्चन है कि भाई कौन कौन से तरीके ढूंढे। सबसे पहले हल का व्यापक प्रयोग शुरू हो गया, खास करके लोहे के फालों का यूज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जमीन को जोतना और पैदावार बढ़ाने में काफी मदद मिली। दूसरे नंबर पे गंगा तथा कावेरी जैसी नदियों के उपज घाटियों में विशेष रूप से धान की जो खेती थी वो बढ़नी शुरू हो गई, जिसकी वजह से फसल उत्पादन में काफी वृद्धि देखने को मिला। कृषि स्थानों पर हल के बजाय कुदाल का प्रयोग होना शुरू हो गया। कुदाल इसलिए क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल होता है, फावड़ा जिसको समझते हो आप, कहीं भी इसको ले जा सकते हो और किसी प्रकार के आप उसमें काम कर सकते हो। ठीक है, खुदाई वगैरह कर सकते हो। सिंचाई के नए नए तरीके खोजे गए, जैसे कुएं, तालाब, नहरों का निर्माण किया गया, जिसकी वजह से जल आपूर्ति वहां पे अच्छी हो पाई, जिसकी वजह से जो फसल पैदावार है काफी अच्छे हो पाए। ये सिंचाई साधन अक्सर राजा बनवाया करते थे, या फिर जो ऐसे लोग जो प्रभावशाली लोग थे, जिनके पास पैसा ज्यादा हुआ करता था, वही इन चीजों को बनवा सकते थे, जिसका उल्लेख अभिलेखों में भी देखने को मिलता है। और इस प्रकार कृषि में तकनीकी सुधार, सिंचाई व्यवस्था के विकास में, उत्पादन में वृद्धि देखने को मिला है, जिसकी वजह से वहां के जो किसान थे धीरे 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 करके समृद्ध हुए। तो हमने क्या समझा कि वर्णित काल में जो खेती थी उसके प्रोडक्शन में को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे सुधार किए, जैसे हलों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, साथ ही साथ हलों में लोहे का फाल यूज करना शुरू किया। दूसरे नंबर में गंगा कावेरी नदियों के घाटियों पर खेती करना शुरू कर दिया, सिंचाई के नए नए तरीके ढूंढे, और अक्सर सिंचाई करने के लिए जो साधन बनवाया करते थे राजा बनवाते थे, या फिर कोई भी प्रभावशाली लोग जो कि पैसा कितना लगा सकता था, जो कि कुएं खुदवा सकता था, नहरों को बनवा सकता था, तो वही ये चीज को करता था। और इसकी वजह से जो खेती बाड़ी है वो धीरे धीरे उसमें सुधार आने शुरू हो गए। ये समझ में आ गया? अच्छा चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अभिलेख शास्त्रियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि अभिलेख शास्त्री कौन हुए? जो अभिलेख है ना, जो मजबूत सतह पर लिखे गए लेख है ना, इन चीजों को पढ़ने वाले लोगों को अभिलेख शास्त्री कहा गया। तो अब सबसे पहले इनको समस्याएं किन किन चीजों को देखने को मिली। देखिए अभिलेख शास्त्रियों की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? जमीन से अभिलेखों को निकालना। कई बार निकालते वक्त वो टूट जाते हैं, कई बार उसको साफ करते वक्त वो टूट जाते हैं। उसके बाद चलो वो भी हो गया, अगला समस्या ये आता है कि चलो उसको पढ़ने की समस्या, भाषा का ज्ञान नहीं होता था। चलो मान लेते हैं भाषा का ज्ञान भी हो गया, तो क्या जरूरी है कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो? अच्छा चलो आपने वो भी कर लिया, तो क्या आप पूरे समाज के बारे में आप चीजें पता लगा पा रहे हो? नहीं पता लगा पा रहे हो।
तो यही चीज है, क्योंकि अभिलेख प्रायः वही व्यक्ति बनवाते थे या लिखवाते थे जो सिर्फ अपने बारे में चीजें बताते थे। अब मान लेते हैं आपका फोन है, आपके फोन में जो फोटो आपने क्लिक किया है तो क्या सबका करके रखे हो? नहीं, मोस्टली फोटो किसका मिलेगा? आपका मिलेगा। इसी प्रकार से जो अभिलेख लिखवाएगा मोस्टली सबसे ज्यादा उसके ही बारे में चीजें उसमें लिखी देखने को मिलेगी, है ना, ये चीजें। तो देखिए अभिलेख शास्त्रियों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। क्या? पहला, अभिलेख कई अभिलेखों के अक्षर हल्के ढंग से तथा फीके उकरे हुए थे। फीके मतलब क्या था? बहुत ही हल्का लिखा हुआ होता था। ऐसे में उसको पढ़ पाना क्या हो जाता था? मुश्किल हो जाता था। कुछ अभिलेख समय के साथ नष्ट होते गए, जिसकी वजह से अक्षर जो है उसके लुप्त होते चले गए या फिर गायब हो गए। अभिलेखों में लिखे गए शब्दों का वास्तविक तथा गहरा अर्थ समझ पाना भी आसान नहीं था। हजारों अभिलेख होंगे, कालांतर में सुरक्षित नहीं रह पाए होंगे, यानी कि सारे अभिलेखों को पढ़ा भी नहीं गया है। जो वहां पर उपलब्ध है ये समझो कि बहुत सारे अभिलेखों में से कुछ वहां पे देखने को मिले। आगे, अभिलेखों में सामान्य जीवन के रोजमर्रा के जीवन की बातें देखने को नहीं मिलेगी। खेती किसानी के विवरण बहुत कम देखने को मिलेंगे। मुख्य जैसे बड़े तथा बड़े अवसरों, महत्वपूर्ण अवसरों के बारे में अभिलेखों में देखने को मिलेगा। जैसे आप अपने फोन में वही फोटो रखते होगे जो कि जिसमें आप बढ़िया ड्रेस पहन रखे होगे या फिर कुछ ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा होगा तो आपने फोटो क्लिक किया होगा। क्या हर हमेशा रोजमर्रा की लाइफ की फोटो आप रखते हो? क्या बिल्कुल नहीं रखते हो। तो वही वाली बात, ठीक है। अभिलेख प्राय उन्हीं लोगों के विचारों को दर्शाते हैं जिन्हें वो बनवाते हैं, जो उनको बनवाते हैं, इसलिए हमें पक्षपात हो सकता है, यानी कि अभिलेखों पर हम ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अभिलेखों की स्थिति और उसके अर्थ को समझने में अनेक बार बाधाएं भी देखने को मिल जाती है। अनेक बार क्या देखने को मिल जाता है भाई? बाधाएं भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा है कि महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों के बारे में बताइए, यानी कि उनके कौन कौन से लक्षण है। तो सबसे पहले प्राचीन बौद्ध तथा जैन धर्मों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है और इन राज्यों के कुछ विशेषताएं तथा लक्षण है। जैसे सबसे पहले शासन व्यवस्था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अधिकांश महाजनपदों में एक राजा का शासन होता था, लेकिन कुछ राज्यों में, जैसे बज्जी की बात करें, जहां पर गढ़ का शासन होता था। जैसे किसका शासन होता था? बज्जी और मल, ठीक है। यहाँ पे किसका शासन होता था? गढ़ का शासन होता था। गढ़ का मतलब क्या होता है कि कई सारे लोगों का एक ग्रुप होता था, ये समझो कि शासन करते थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर जगह पे सिर्फ राजाओं का ही शासन था, कुछ ऐसे जगह थे जहां पर एक ग्रुप भी शासन करता था, जिसमें सारे लोग अपने आप को राजा मानते थे। जहां पर कई सारे लोगों का जो समूह शासन करता था और सभी लोगों को राजा कहा जाता था। अगला, राजधानी तथा किलेबंदी। हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो कि अक्सर किले से घेर दी जाती थी और इन किलों के निर्माण तथा रखरखाव के लिए अधिक धन तथा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी, जो कि राजा उस चीज को फुलफिल करता था। अगला है कर वसूली। अब मान लेते हैं इसके रखरखाव के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो राजा क्या लेता था? कर लेता था। शासक जो है किसानों तथा व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर लेता था, भेंट प्राप्त करते थे और इसके वजह से शासन को चलाने के लिए इनको आय की प्राप्ति होती थी, इनके पैसों की प्राप्ति होती थी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था यह अभिलक्षण का एक पार्ट है। राजधानी तथा किलेबंदी अच्छी तरीके से थी और इसके साथ साथ कर वसूली भी की जाती थी। अगला क्या लिखा है? युद्ध तथा विस्तार। धन और संसाधन जुटाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर भी आक्रमण करना पड़ता था और ये एक प्रकार का आम बात था और यह शक्ति तथा प्रभाव का एक बहुत अच्छा तरीका था। क्यों? क्योंकि एक राजा दूसरे राजा को जब हराता था तो ये दिखाता था कि देखो मेरे पास कितनी शक्ति है। अगला है सेना तथा प्रशासन। कुछ महाजनपदों ने स्थानीय सेना तथा प्रशासनिक तंत्र जैसे नौकरशाही विकसित कर लिए थे, जबकि अन्य राज्यों में सहायक सेनाओं पर निर्भर हुआ करते थे तथा सेना के सैनिक सामान्य किसान वर्ग से ही भर्ती किए जाते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता था कि राजा अपना सेपरेटली सेना रखता था और कई बार ऐसा होता था कि जरूरत जब पड़ जाती थी तो किसानों को ही सेना में भर्ती कर लिया जाता था और उनसे ही युद्ध लड़वाया जाता था। तो इस प्रकार की चीजें थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। यानी कि इतिहासकार जो है वो नॉर्मल लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण किस तरीके से करते हैं। देखिए क्या लिखा है? सामान्य लोगों के जीवन की पूरी जानकारी सिर्फ अभिलेखों में ही नहीं देखने को मिलती है, इसलिए इतिहासकार अन्य स्रोतों का भी सहारा देखने को लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या चीज का सहारा लेते हैं? सबसे पहले पुरानी इमारतों को देखते हैं, बर्तनों के टुकड़ों को देखते हैं, उनके रहन सहन का इससे पता लगता है। खुदाई में मिले
ठीक है, खुदाई में मिले जो अनाज के दाने हैं, जानवरों की हड्डियां हैं, ये सब चीज देखते हैं, जिसकी वजह से वो क्या खाते हैं, इन चीजों का पता लगता है। साथ ही साथ इतिहासकार सिक्कों को, अभिलेखों को, पुरानी किताबों को, उनके चित्रों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ इन सभी चीजों से पता चलता है कि समाज में छोटे किसान, मजदूर, खेतीहर तथा बड़े जमींदार किस तरीके से। साथ ही साथ अभिलेखों को पढ़ के भी वो पता लगाते हैं कि भाई क्या क्या चीज के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ उस समय समाज था वो पुरुष प्रधान था या नहीं था, इस चीज के बारे में देखते हैं, तथा उनका मुख्य पेशा क्या था, खेती था या फिर कुछ और था। परिवार में मुखिया को गृहपति कहा जाता था, ऐसी चीजें देखने को मिली, लिखी हुई है। लोक कथाओं तथा परंपराओं से सामान्य लोगों के जीवन के बारे में जानकारियां मिलती हैं। कई बार जो लोगों की स्मृतियां होती हैं, लोगों की पुस्तकें होती हैं, जो विदेशों में कई पुस्तकें हैं, जो अभिलेख हैं, जो कि वहाँ के बर्तन हैं, जो कि वहाँ के वस्तुएं हैं, जो कि वहाँ के इमारतें हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो देखने को मिलती है। इन सभी चीज को पढ़कर इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब आई थिंक 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, एक ये क्वेश्चन और इसके साथ ये क्वेश्चन, इसके साथ साथ ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्या लिखा है, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलेखों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इसमें से कौन कौन से तत्व देखने को मिलते हैं, यानी कि मौर्यों के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में कौन कौन सी चीजें देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ अशोक के जो अभिलेख है ना, उसमें क्या चीज देखने को मिलता है। ये 2 क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे और अगले वाले स्लाइड में हम उसको डिफाइन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, मौर्य मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बहुत ही व्यवस्थित तथा शक्तिशाली था। इसके प्रमुख अभिलेखण है जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला, साम्राज्य का प्रमुख राजा होता था, यानी कि अगर देखा जाए साम्राज्य का प्रमुख जो होता था वो कौन होता था, राजा ही होता था। यानी कि मेन बंदा कौन होता था, राजा, जो कि उच्च अधिकारी के रूप में था, यानी कि सर्वोच्च सत्ता का अधिकारी था। अगला, विभागीय प्रशासन। ये क्या करते थे, अपने साम्राज्य को अच्छे से चलाने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें कैटेगराइज करते थे। तो शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक विभाग बना दिए जाते थे, जैसे कि कर विभाग, सिंचाई विभाग, न्याय विभाग, सेना विभाग, इस तरीके से। आज की डेट में भी आप देख सकते हो। अधिकारी तंत्र की अगर मैं बात करें तो राजा की सलाह सहायता के लिए मंत्री की स्थापना की गई थी, सचिवों की स्थापना की गई थी, खासकर जासूसों की स्थापना की गई थी, जो कि जासूस जो कि दूसरे जगह पे जाएंगे, दूसरे जगह के लोगों के बारे में, राजाओं के बारे में सूचना देंगे कि भाई देखो वहां पे इस तरीके की चीजें होती थी। सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। आगे, संगठित कर व्यवस्था थी, जैसे कि किसानों के बारे में, व्यापारियों के बारे में इत्यादि, नियमित रूप से कर वसूली इत्यादि देखी जाती थी। ठीक है, स्थानीय सेना होती थी, जैसे कि विशाल तथा संगठित सेना रखी जाती थी, जिसकी वजह से, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार हो गए जो रथों के द्वारा जाएंगे, जो कि हाथियों के द्वारा जाएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी। और संचार तथा निगरानी प्रणाली भी, जिसमें कि जासूसी तंत्र के माध्यम से पूरे साम्राज्य पर नजर रखा जाता था कि भाई किस तरीके से कहाँ पर क्या क्या चीजें चल रही हैं, कहीं हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है, इस प्रकार की चीजें देखी जाती थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि अशोक के अभिलेखों से क्या प्रमाण मिलते हैं। तो भाई देखिए, अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म महामात्र जैसे अधिकारों का उल्लेख किया है, जिसकी वजह से ये जो धम्म महामात्र थे, इसमें मात्र लिखा हुआ है, धम्म महामात्र थे, इनका काम यह था कि धर्म प्रचार करना और जनता की भलाई के लिए काम करना। और इनको नियुक्त किया गया था राजा के द्वारा, अशोक के द्वारा, और अशोक इनको पैसा भी देते थे। आगे, अशोक ने कुएं, सड़कें, वृक्षारोपण करवाए, यानी कि पेड़ों को लगवाए, चिकित्सा केंद्र बनवाए, जिसकी वजह से प्रशासन की जन कल्याण की नीतियां भी देखने को मिलती है इनके अभिलेखों के माध्यम से। उनके अभिलेखों में अहिंसा की बात की गई है, सहिष्णुता की, इनकी रिस्पेक्ट की, न्याय की, नैतिक मूल्यों की, शासन का हिस्सा बनाया गया था, ये भी बात की गई है। उनके अभिलेखों से अशोक के आदेशों का पता लगता है, जिसको उन्होंने पत्थरों पर और साथ ही साथ स्तंभों पर खुदवाए थे, जिसकी वजह से पूरे साम्राज्य में आदेशों का प्रचार होता था, और इसकी वजह से यह संचार व्यवस्था का काफी अच्छा एक साधन भी हुआ करता था। जैसे पत्थरों पे कोई चीज लिखवाया और एक चौक होता था, जैसे चौराहा टाइप में, वहां पे लगवा दिया, आते जाते वाले जो लोग हैं उस चीज को देखेंगे। ठीक है, आगे निष्कर्ष क्या निकलता है, मौर्य प्रशासन एक मजबूत तथा संगठित प्रणाली थी। अशोक के शासन काल में इसमें नैतिकता, धर्म तथा जनहित की भावना को भी सम्मिलित किया गया था, जिसका प्रमाण उनके अभिलेखों से देखने को मिलता है। यानी कि कहा जाए तो अभिलेख ऐसे माध्यम थे जिसमें अशोक ने बहुत सारी चीजों को लिखवा रखा था, और इसी की वजह से हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं, सम्राट अशोक के बारे में हम चीजें जान सकते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है,
मुद्रा शास्त्र का क्या अर्थ है? मुद्रा शास्त्र पहले होते कौन है? जो मुद्राओं को पढ़ने का काम करते हैं ना, उन्हीं को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन ने मुद्रा शास्त्रियों को उनके वाणिज्य विनिमय पुनर्निर्माण में किस तरीके से सहायता की, यानी कि जो सिक्कों के अध्ययन ने किस तरीके से मुद्रा शास्त्रियों को उनके वाणिज्य विनिमय पुनर्निर्माण करने में किस तरीके से सहायता की, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मुद्रा क्या है, मुद्रा शास्त्र क्या है, इसको समझते हैं। मुद्रा शास्त्र वह अध्ययन है जिसमें इतिहासकार पुराने सिक्कों, धातु, आकृति, चित्रलिपि तथा उन्हें कहाँ पाया गया है, इन सब का अध्ययन करते हैं और इससे हमें प्राचीन व्यापार, शासन और अर्थव्यवस्था की जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सिक्कों के अध्ययन से क्या जानकारी देखने को मिली है? सबसे पहले प्राचीन सिक्के, जिसको हम आहत सिक्के कहते हैं, कि पहले इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो क्या करते थे, धातु लेते थे, उसको पीट पीट के बराबर करते थे, उस पर जो भी बनाना बना देते थे। तो आहत सिक्के का मतलब क्या होता है? पीटना। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तांबे चांदी के आहत सिक्के खुदाई में पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि प्राचीन काल में व्यापार के लिए सिक्कों का उपयोग होता था। अगला है मौर्य वंश के प्रतीक के बारे में। सिक्कों पर बने चिन्हों को देखकर यह समझा गया है कि कई सिक्कों पर राजा द्वारा जारी किए जाते थे और कुछ सिक्के व्यापारी तथा धनवान लोगों द्वारा भी जलाए जाते थे। यानी कि कुछ सिक्के ऐसे थे जो कि राजा इशू करता था, कुछ सिक्के ऐसे थे जो कि वहां के व्यापारी तथा धनवान जो लोग थे वो उस चीज को करते थे। ठीक है, लागू करते थे। आगे क्या लिखा है? सोने के सिक्के तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी कि कुषाण शासकों ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे जिसके आकार, वजन रोमन और ईरानी सिक्कों जैसे थे और इससे पता चलता है कि भारत का जो संपर्क था वो किससे था? विदेशों के साथ था। क्योंकि भाई अगर रोमन साम्राज्य की बात करें तो जैसा कि आपने पता है कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ठीक है, ईरानी सिक्कों से भी मेल खाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं व्यापार करते, तभी तो यहाँ से वहां सिक्के गए। आगे दक्षिणी भारत और रोमन व्यापार की बात करते हैं। दक्षिणी भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के देखने को मिले, जिससे साफ पता चलता है कि उस समय भारत तथा रोम के बीच में व्यापार हुआ करता था। भले ही वे राज्य अलग अलग हो, लेकिन फिर भी व्यापार हुआ करता था। निष्कर्ष की बात करते हैं, मुद्रा शास्त्रियों ने सिक्कों का अध्ययन करके यह जाना कि उस समय व्यापारी लेन देन, विदेशी संपर्क तथा वाणिज्य व्यवस्था किस तरीके से थी और इससे प्राचीन समाज के आर्थिक गतिविधियों का पुनर्निर्माण करने में काफी अधिक महत्व देखने को मिला। ठीक है, यानी कि इन्हीं की वजह से जो व्यापार है कहाँ कहाँ पे होता था, इन चीजों के बारे में समझने का एक मौका मिलता है। तो एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? मौर्य शासन मुद्रा शास्त्र क्या था, जो कि हमने पढ़ा। सिक्कों के अध्ययन ने मुद्रा शास्त्रियों को उनके वाणिज्य विनिमय पुनर्गठन करने में किस तरीके से सहायता की, यानी कि सिक्कों को देखकर हमने ये समझा कि वो किस तरीके से व्यापार करते थे, किन किन देशों से व्यापार करते थे, इन सभी चीजों के बारे में हमें देखने को मिला। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई इनका जो व्यापार था वो विदेशों में भी था। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। तो ये जो था अपना ये दूसरा चैप्टर था, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है, सारी चीजों को करवाया गया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो में अगर कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कमेंट, और साथ ही साथ एक बार 2 बार देखो हम भी अगर पढ़ाते हैं यहाँ पे तो लगातार पढ़ाते हैं, है ना, लगातार पढ़ाते हैं, ताकि हमारी भी तो एनर्जी जाती है ना, लेकिन फिर भी हमें आप लोग की फिक्र है। तो आपको अपने करियर के बारे में फिक्र होना चाहिए कि भाई अगर हम इस चीज को 1 बार 2 बार अगर देख ले तो चैप्टर अपना तैयार हो जाएगा। अरे पेपर में 7 चैप्टर आ रहे हैं और 7 चैप्टरों को 7 घंटे में कंप्लीट करवाया गया है। अगर कोई एक बच्चा ठान ले कि 7 घंटे में बैठ के देख लो और वो चाहे तो पूरा चैप्टर कवर कर सकता है सिर्फ 1 दिन में। समझ आ रही बात है? लेकिन ये जो वीडियोस होती हैं, जो यूट्यूब पे चीजें होती हैं, ये आपके रिवीजन के लिए काफी अच्छी होती हैं। रिवीजन आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। बस उसके लिए इतना है कि आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, एक गोल सेट करना पड़ेगा कि यस मुझे इतना करना है, स्कोर इस तरीके से मुझे स्कोर करना है, इसके लिए मुझे इतना पढ़ना जरूरी है। सारी गाइडेंस वाली चीजें मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि पर्सनल गाइडेंस लेना तो उसके लिए भी 7011912793 का मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे जितने भी कंटेंट्स आप यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है वो सारे के सारे आप हमारे एप्लीकेशन पे ले सकते हैं, जहाँ पे कोई भी ऐड नहीं चलता है, बच्चों को अच्छे से पढ़ने में सहायता मिलती है। ठीक है, बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो सेम वही है, हमारे नंबर पे मैसेज कीजिए और नोट्स पाइए। बाकी वीडियो कैसे लगी जरूर बताइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।